हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 9 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये जो मॉक सीरीज़ है ये आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये मॉक सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इस सीरीज़ में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस पे इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज़ से ही कवर हो जाए। तो चलिए आज के इस मॉक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज़ का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पोर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, राज्य में CSIR, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। CSIR, राज्य में CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, राज्य में CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है देहरादून में। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, हाल ही में इस संस्थान का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया? 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया। और देखिए 14 अप्रैल को और भी जयंतियां होती हैं, जैसे कि देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती, इसके अलावा महावीर स्वामी जयंती, ये भी आपके 14 अप्रैल को ही मनाए जाते हैं। देखिए IIP देहरादून जो है ये देश का एकमात्र बायोजेट ईंधन निर्माता है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। IIP देहरादून देश का एकमात्र बायोजेट ईंधन निर्माता है और वर्ष 2018 में देहरादून से दिल्ली तक भारत की पहली बायोजेट ईंधन प्रचलित उड़ान में इसी बायोजेट ईंधन का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1971 के शहीदों को समर्पित 7वीं शौर्यांजलि यात्रा उत्तराखंड में कहाँ से शुरू की गई थी? देखिए, 1971 के शहीदों को समर्पित 7वीं शौर्यांजलि यात्रा जो है ये उत्तराखंड में कहाँ शुरू की गई थी? ऋषिकेश में शुरू की गई थी। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 7वीं शौर्यांजलि यात्रा की शुरुआत ऋषिकेश में हुई। इसके बाद यह यात्रा रुड़की, हरिद्वार, देहरादून, गाजियाबाद, हरियाणा से पंजाब के कई जिलों में होते हुए पठानकोट पहुंची। तो ये यात्रा ऋषिकेश से शुरू हुई और ये कहाँ पहुंची? रुड़की, हरिद्वार, देहरादून, गाजियाबाद, हरियाणा से होते हुए पंजाब के कई जिलों में ये यात्रा हुई और इसके बाद पठानकोट ये यात्रा पहुंची थी। अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर राज्य के सबरीमाला मंदिर जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? इसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है। तो सबरीमाला जो मंदिर है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबरीमाला मंदिर केरल राज्य के पतनमतिट्टा जिले में पेरियार टाइगर अभयारण्य के भीतर सबरीमाला पहाड़ पर स्थित एक महत्वपूर्ण मंदिर परिसर है और यह विश्व के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदिर भगवान अयप्पन को समर्पित है। ये ध्यान रखेंगे, भगवान अयप्पन का ये मंदिर है। कौन सा मंदिर? सबरीमाला मंदिर, जो कि केरल राज्य में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेंट मैरिज गिरजाघर कहाँ पर स्थित है? सेंट मैरिज जो चर्च है ये कहाँ पर? लैंसडाउन में स्थित है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सेंट मैरिज चर्च लैंसडाउन का
विख्यात पर्यटक स्थल है। और देखिए 1895 ईस्वी में, वर्ष 1895 ईस्वी में रॉयल इंजीनियर्स के एच.बी. ह्यूम ने इस चर्च का निर्माण किया था। किसने? एच.बी. ह्यूम के द्वारा इस चर्च का निर्माण किया गया। और वर्ष 1947 से अप्रयुक्त इस चर्च को गढ़वाल रेजिमेंटल राइफल्स सेंटर ने संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल जागृत संस्था का गठन कहाँ पर किया गया था? देखिए गढ़वाल जागृत जो संस्था है इसका जो गठन है कहाँ पर किया गया? पौड़ी में किया गया। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वर्ष 1939 ईस्वी में। ध्यान दीजिए, वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा पौड़ी में इस संस्था का गठन किया गया, गढ़वाल जागृत संस्था का। और प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बड़थवाल इस संस्था के प्रमुख थे। प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बड़थवाल गढ़वाल जागृत संस्था के प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है, सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लेना है आपको। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। डेली आपको ये सेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सेशन को पहुँचाइएगा आप सभी लोग। और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। आज की ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए, आपके कमेंट से ही हम मोटिवेट होते हैं आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगला देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? डी पंत। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए 24 और 25 जुलाई 1979 को मसूरी के सम्मेलन में, कहाँ के सम्मेलन में? मसूरी के सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी की स्थापना की गई। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे देवी दत्त पंत। ध्यान दीजिएगा, देवी दत्त पंत, डी पंत जो है इस दल के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? डेली एक क्वेश्चन दिवस से इस सीरीज में आपको मिल जाता है। तो आज है आपका क्वेश्चन क्या? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। विश्व रेड क्रॉस जो दिवस है ये मनाया जाता है 8 मई को। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। और यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिवस किसके उपलक्ष्य में? जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? देखिए टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व ये स्थित है आपके किस राज्य में? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में स्थित है। और विशेष रूप से महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान टडोबा नेशनल पार्क है, जिसे टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। और ये भारत में मौजूद भारत के 47 परियोजना टाइगर रिजर्वों में से एक है। और यह नागपुर शहर से लगभग, ध्यान दीजिएगा, नागपुर शहर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। कौन सा टाइगर रिजर्व? टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है आपका, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए एशियाई विकास बैंक इसका मुख्यालय है कहाँ पर? मनीला में।
ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, एक क्षेत्रीय विकास बैंक है एशियाई विकास बैंक, जिसकी स्थापना कब की गई? 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई। 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के समीकरण के लिए इसकी स्थापना की गई थी और यह बैंक यूएन के लिए की गई थी। यह बैंक जो है ये यूएन इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फॉर ईस्ट और गैर क्षेत्रीय विकसित देशों के सदस्यों को सम्मिलित करता है। ये ध्यान रखेंगे, आपका जो एशियाई विकास बैंक है यह बैंक यूएन इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फॉर ईस्ट और गैर क्षेत्रीय विकसित देशों के सदस्यों को सम्मिलित करता है। और इस बैंक की जो स्थापना है किस वर्ष की गई थी? इस बैंक की जो स्थापना है ये की गई थी वर्ष 1966 ईस्वी में और 31 सदस्यों के साथ इसकी स्थापना हुई थी। कितने सदस्य देश थे? इसके सदस्य देश कितने थे? 31 सदस्य देश थे। वर्तमान में कितने इसके सदस्य देश हैं? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें एशिया विकास बैंक की, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है एशियाई विकास बैंक का। ये एक क्षेत्रीय बैंक है जिसकी स्थापना हुई वर्ष 1966 ईस्वी में। अगला देखिएगा, किस दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा ये दर्रा है जिससे होकर सतलुज नदी जो है ये भारत में प्रवेश करती है। तो ये दर्रा है आपका शिपकिला दर्रा। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शिपकिला दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है और यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत के नगारी विभाग के जांदा जिले को जोड़ता है, जांदा जिले से जोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका शिपकिला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत के नगारी विभाग के जांदा जिले से जोड़ता है। ये ध्यान रखेंगे, तिब्बत के नगारी विभाग के जांदा जिले से जोड़ता है। और सतलुज नदी इसी दर्रे के पास ही एक तंग घाटी से गुजरकर तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है और भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे नंबर 5 जो है ये शिपकिला तक जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने नहीं किया है अभी तक, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है लाइक कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला देखिए, ग्वारखा उडियार कहाँ पर स्थित है? ग्वारखा उडियार स्थित है आपका कहाँ पर? चमोली जनपद में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डेली आपको ये सेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सेशन को आप सभी पहुँचाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अपने फेसबुक ग्रुप्स में भी आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस सेशन को। ग्वारखा उडियार की बात करें तो ग्वारखा जो उडियार है, ग्वारखा उडियार या ग्वारखा गुफा आप कह सकते हैं, ये चमोली में, किस जनपद में? चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के किनारे डुंगरी गांव के पास स्थित है। कौन सा गांव पूछ लिया जाएगा वो भी आपको पता रहना चाहिए। चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के किनारे किस गांव में? डुंगरी गांव के ये पास स्थित है। और इस गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले हैं जो कि लाखों गुफा के चित्रों से अधिक चटकदार हैं। लाखों गुफा जो है ना, इसके यहाँ से प्राप्त चित्रों से भी अधिक चटकदार हैं ग्वारखा गुफा के चित्र। अगला क्वेश्चन है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? देखिए, सालार जंग संग्रहालय ये स्थित है आपके कहाँ पर? हैदराबाद में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सालार जंग संग्रहालय तेलंगाना
राज्य की राजधानी हैदराबाद शहर में मूसी नदी के दक्षिण तट पर दार उल शिफा में स्थित एक कला संग्रहालय है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपका जो सालार जंग संग्रहालय है ये कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद शहर में मूसा नदी, किस नदी? मूसा नदी के दक्षिणी तट पर दार उल शिफा, दक्षिणी तट पर दार उल शिफा में स्थित एक कला संग्रहालय है और यह भारत के 3 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है। भारत के 3 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है। कौन सा? सालार जंग संग्रहालय। और यह हैदराबाद शहर के पुराने शहर जैसे चार मीनार, मक्का मस्जिद आदि महत्वपूर्ण स्मारकों के करीब है। और इसकी स्थापना की अगर अब बात करें, इसको कब स्थापित किया गया था? 16 दिसंबर 1951 ईस्वी को इस संग्रहालय को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं जिन लोगों को आंसर आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, फिर आगे सेशन को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस सेशन को। तो देखिए, प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन जो हुआ था ये किसके काल में हुआ था? नरेंद्र शाह के काल में। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना है ये किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। और देखिए, टिहरी राज्य प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना कब हुई? वर्ष 1939 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। नरेंद्र शाह के शासनकाल में प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन हुआ। और इसके अलावा देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन एवं सियासत को समाप्त करने की मांग भी नरेंद्र शाह के काल में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? देखिए, गढ़वाल मंडल की जो स्थापना है ये कब की गई थी? वर्ष 1969 ईस्वी में। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1969 तक देहरादून को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1969 तक देहरादून को छोड़कर उत्तराखंड के सभी जो जिले हैं ये किस मंडल के अधीन थे? कुमाऊं मंडल के अधीन थे। वर्ष 1969 ईस्वी तक देहरादून को छोड़कर उत्तराखंड के सभी जिले कुमाऊं मंडल के अधीन थे। और वर्ष 1969 ईस्वी में गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया? पौड़ी में इसका मुख्यालय बनाया गया। और वर्ष 1975 ईस्वी में देहरादून जिले को जो मेरठ मंडल में सम्मिलित था, वर्ष 1975 में देहरादून किस मंडल में सम्मिलित था? मेरठ मंडल में सम्मिलित था। गढ़वाल मंडल में इसको सम्मिलित कर लिया गया। कब? वर्ष 1975 ईस्वी में देहरादून जिला जो है ये मेरठ मंडल में सम्मिलित था, तो इसको किस मंडल में? गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर लिया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सकलाना विद्रोह कहाँ पर घटित हुआ था? देखिए, सकलाना विद्रोह जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? टिहरी गढ़वाल में हुआ था। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 जनवरी 1948 ईस्वी में नागेंद्र सकलानी के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने टिहरी कोट पर कब्जा कर लिया और इस आंदोलन में नागेंद्र सकलानी और मोलू राम की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? देखिए, प्रसिद्ध जो नोबेल पुरस्कार है ये किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? वर्ष 1901 ईस्वी से। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक थे कौन? एल्फ्रेड नोबेल थे। तो इनकी स्मृति में वर्ष 1901 ईस्वी में इसको शुरू किया गया। और यह जो पुरस्कार है ये शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इन सभी क्षेत्रों में ये विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। एल्फ्रेड
एल्फ्रेड नोबेल जो थे, इन्होंने कुल 355 आविष्कार किए, जिनमें 1947 ईस्वी में किया गया डायनामाइट का आविष्कार था। वर्ष 1947 ईस्वी में इन्होंने कौन सा आविष्कार किया? डायनामाइट का आविष्कार किया था। वर्ष 1947 ईस्वी में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार भी किया था। और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की अगर हम बात करें कि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब की गई, तो 29 जून 1900 ईस्वी को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई तथा वर्ष 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? आपसे ये भी क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा जा सकता है, तो आपको पता रहना चाहिए। इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। आपने नोटबुक लिया होगा इस सीरीज को देखने से पहले, तो नोट कर लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहाँ पे बताए जाते हैं, ताकि एक क्वेश्चन से आपके और क्वेश्चन भी कवर होते रहें। तो 20 क्वेश्चन की ये सीरीज डेली आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। साथ ही साथ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताए जाते हैं, जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे जा सकते हैं। इनको नोट जरूर करते रहें आप सभी लोग। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है, ये कब की गई, किस वर्ष? वर्ष 1968 ईस्वी से की गई। और पहला नोबेल शांति पुरस्कार वर्ष 1901 ईस्वी में किसको दिया गया? रेड क्रॉस के संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट। रेड क्रॉस के संस्थापक अभी बताया था मैंने कौन थे? हेनरी ड्यूनेंट थे। हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक फ्रेडरिक पेसी। फ्रेडरिक पेसी। तो हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से दिया गया था पहला नोबेल शांति पुरस्कार। किस वर्ष? वर्ष 1901 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पुरस्कार मिला है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। करंट का क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण जोशी। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए 70 वर्षीय करियर और 100 से ज्यादा परियोजनाओं के साथ 94 ईयर्स के हैं कौन? बालकृष्ण जोशी। तो 94 साल के बालकृष्ण जोशी ने बेहद अहम उपलब्धि हासिल की है। 70 वर्षीय कैरियर और 100 से ज़्यादा परियोजना के साथ 94 साल के बालकृष्ण जोशी ने बेहद अहम उपलब्धि हासिल की है। प्रशंसित भारतीय वास्तुकार है बालकृष्ण जोशी। तो इनका रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए इनका चयन किया गया था। 2022 का गोल्ड मेडल, रॉयल गोल्ड मेडल किसको मिला है? जो वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। कौन सा सम्मान? रॉयल गोल्ड मेडल सम्मान। ये वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक सम्मान है। अगला क्वेश्चन है आपका, कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? कुली बेगार जो आंदोलन है ये कहाँ पर शुरू हुआ? आप सभी लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बागेश्वर। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज अधिकारियों के कहीं आने जाने के समय, जब अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेज अधिकारी कहीं भी आते जाते थे, तो उस समय उनके सामान को गांव वालों को ढोना पड़ता। वहाँ के जो गांव वाले थे उनको क्या करना पड़ता था? ढोना पड़ता था, यहाँ से वहाँ ढोना पड़ता था। एक गांव वालों को उस सामान को दूसरे गांव तक पहुंचाना पड़ता था। और इस प्रकार रास्ते में पड़ने वाले सभी गांव से यह बेगार ली जाती थी। कौन सी बेगार? सामान ढोने वाला जो बेगार है ये ली जाती थी। और उत्तराखंड की जनता ने इस कार्य को सम्मान के विरुद्ध मानते हुए वर्ष 1921 में उत्तराखंड की जो जनता है इन्होंने सोचा कि ये जो कार्य है ये हमारे सम्मान के विरुद्ध है, तो हमारा इसमें अपमान हो रहा है। तो इसको मानते हुए वर्ष 1921 ईस्वी से
वर्ष 1921 ईस्वी से भी काफ़ी पूर्व से इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए, इस कुप्रथा के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया था उत्तराखंड की जनता ने, ये ध्यान रखेंगे। तो इस जो कूली बेगार होता था तो उसमें क्या होता था, सामान ढोना पड़ता था, वो भी मुफ्त में, कोई भी इसके लिए पैसा नहीं दिया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा, तो फ्री में ये किया जाता था, ये बेकार लिया जाता था जनता से। तो इसको ख़त्म करने के लिए कूली बेकार आंदोलन शुरू किया गया था। अगला देखिएगा, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कौन सा पुरस्कार? कलिंग पुरस्कार। तो ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, ये आपको बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताएं जिन लोगों को आंसर आ रहा है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यूनेस्को। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान संचार के क्षेत्र में किसी बड़े योगदान के लिए दिया जाता है और यह पुरस्कार द्विवार्षिक है। ये पुरस्कार द्विवार्षिक पुरस्कार है और विश्व विज्ञान दिवस पर, विश्व विज्ञान दिवस होता है आपके 10 नवंबर को, तो 10 नवंबर को ये जो पुरस्कार है ये प्रदान किया जाता है। और देखिए, उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक ने एक युग दृष्टा की भूमिका अपनाते हुए इस पुरस्कार के लिए यूनेस्को को मुक्त हस्त से वर्ष 1952 ईस्वी में दी एक बड़ी धनराशि जो है ये दान दी थी। मुक्त हस्त से वर्ष 1952 ईस्वी में एक बड़ी धनराशि दान दी थी और वे भारत के कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक भी थे और इसी से यह पुरस्कार आरंभ हुआ था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का कि टिहरी गढ़वाल में जो ढांढक आंदोलन है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। ढांढक जो आंदोलन है ये कहाँ पर? टिहरी गढ़वाल में हुआ था। तो टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन ये किससे संबंधित था, ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, कृषकों से, मजदूरों से, सेना से या दलितों से। तो आपका ढांढक जो आंदोलन था ये संबंधित था किससे? मजदूरों से। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।